सीएम ने नायब तहसीलदारों को बांटे नियुक्ति पत्र। 150 अभ्यर्थियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया है। प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 150 नायब तहसीलदारों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मिशन रोजगार के तहत इससे पहले भी कई विभागों में भर्तियां की गई हैं, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरित कर चुके हैं। तो सीएम ने नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र बांटे। लगभग 150 अभ्यर्थियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया है। तो 150 अभ्यर्थियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया है। सीएम ने नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र बांटा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पहले योग्यता के बाद भी चयन नहीं होते थे। पहले की सरकार की नीयत में खोट था। पहले चेहरा, जाति, मजहब देखकर चयन होते थे। तो ये बड़ी बातें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जब वो संबोधन अपना शुरू कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमने चयन प्रक्रिया में आरक्षण का पालन किया। लगभग 4 लाख से भी ज्यादा नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए। अब कहीं भी कोई भी सिफारिश की जरूरत नहीं है। अब चयन से पोस्टिंग तक पूरी पारदर्शिता, तंत्र संसाधन वही, लेकिन प्रदेश की छवि बदली है। पहले राजस्व मामलों में न्याय नहीं मिलता था। 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। 145 नायब तहसीलदार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन के बाद अब तक 110 को सफलतापूर्वक उस योग्य माना गया। आज उनको नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किया जा रहा है। आप सबके सामने तो पहली बात आई होगी कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 2019 के पहले भी अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी, और उस समय आपकी योग्यता और प्रतिभा होने के बावजूद आपका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि व्यवस्था में कुछ खोट था। योग्य और प्रतिभावान लोगों को अवसर नहीं मिल पाता था। उस समय चयन की प्रक्रिया की विसंगति और शासन की नीयत में खोट होने के कारण योग्य और प्रतिभावान जो अभ्यर्थी होता था वह हताश होता था, निराश होता था, पलायन करने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद सरकार ने पहले दिन ही इस बात को तय किया था कि हम लोग चेहरा देख करके नहीं, व्यक्ति की जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, प्रदेश के हर प्रतिभावान नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे। कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र देकर के आज प्रदेश में उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ ले रही है। या फिर कुछ उन परिस्थितियों को छोड़ करके जहां पे उन परिवारों के सामने विशेष संकट है, उन स्थितियों को छोड़ करके शेष हर एक व्यक्ति को वह चयन की प्रक्रिया से लेकर के पोस्टिंग तक कहीं भी कोई सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं। मेरिट के आधार पर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप मौका मिलेगा। तो वहीं वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि करेंगे। पुस्तक का विमोचन शाम 6 बजे होगा। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 6 बजे पुस्तक का विमोचन होगा। सीएम योगी
करेंगे पुस्तक का विमोचन। वीर सावरकर की पुस्तक का विमोचन करेंगे सीएम योगी। इस किताब की अगर हम बात करें तो किताब का नाम है एक भूले बिसरे अतीत गूंज। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको कि किताब के बारे में कि आखिर क्या कुछ खास है और क्या होगा आज शाम 6 बजे। तो किताब का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूसरी बात आपको बता दें कि जो किताब का नाम है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक भूले बिसरे अतीत गूंज नाम है किताब का। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। किताब के बारे में जानकारी देंगे लेखक। कार्यक्रम को सीएम योगी संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वीर सावरकर को लेकर भी वो कुछ बातें जरूर कह सकते हैं। साथ ही उनके किताब के बारे में भी कहेंगे। जो लेखक है, लेखक ने किताब में क्या लिखा है और उसके बारे में क्या कुछ बातें ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। तो आज शाम 6 बजे का वक्त है और शाम 6 बजे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो किताब का विमोचन करेंगे। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस किताब को लेकर, इस पुस्तक को लेकर जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे उनसे अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे। तो शाम 6 बजे पुस्तक का विमोचन करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। वीर सावरकर पर लिखी पुस्तक का विमोचन करेंगे सीएम योगी। तो टीम 9 की बैठक में सीएम योगी के सख्त निर्देश। फरियादियों की समस्याएं सुने डीएमएसपी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सुबह 10 से 12 बजे कार्यालयों में जन शिकायतें सुने, जन शिकायतों का हर हाल में समाधान निकाले। जनता दर्शन से गैर मौजूद अधिकारियों पर कार्रवाई हो। भ्रष्ट आचरण के लोगों की पुलिस में कोई जगह नहीं है। अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की लिस्ट बनाएं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम ने कहा है कि अपराधों में लिप्त पुलिसकर्मियों को बर्खास्त भी कर दें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया है और इस निर्देश में अधिकारियों को लेकर साफ तौर पर निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी लापरवाही न बरते। मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, टीम 9 की इस बैठक में अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किया है और लगातार इससे पहले भी वो तमाम आदेश निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो टीम 9 की बैठक में वो बातचीत कर रहे थे जब, तो बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आए। निश्चित तौर से जिस तरह से गोरखपुर की घटना हुई थी, हमने देखा था कि गोरखपुर की घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए थे कि जो ऐसे अधिकारी हैं जो अपराध में लिप्त रहे हैं या जो जिनके ऊपर कोई भी करप्शन चार्ज रहे, उनकी एक लिस्ट बने और उसको जो उच्च अधिकारी हैं एडीजी एलओ के अंतर्गत ऐसी एक टीम गठित की गई है जो इसकी निगरानी रखेगी और ऐसे कोई भी अधिकारी हों जो संलिप्त हों ऐसे किसी कार्य में, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जो अधिकारी डीएम और कप्तान जो जिले के हैं और कमिश्नर रेट में जो कमिश्नर हैं वो अपने सीओजी नंबर्स खुद रिसीव करेंगे और जो फरियादी होते हैं उनकी जो शिकायत होंगी उनको निस्तारण खुद किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जहां भी रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में अपने प्रवास पे हों, चाहे लखनऊ में हो, खुद जनता दर्शन में रहते हैं और जनता की जो फरियाद होती है उसके रूबरू होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो भी कप्तान और डीएम जो हों वो जनता दर्शन के लिए समय निकालें। सुबह 10 से 12 बजे का समय रिजर्व रखा जाए, आरक्षित रखा जाए उन फरियादियों के लिए जो सीधे आते हैं, जिनकी शिकायत होती है, उनका निस्तारण नहीं हो पाता है, वो बड़ी उम्मीद से आते हैं और अपनी निस्तारण ना करा पाने के कारण वो उच्च अधिकारी के पास आते हैं पर उनका निस्तारण तब भी नहीं होता है। तो ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि जो है अगर उनके सीओजी नंबर्स नहीं उठते हैं, सीओजी नंबर्स पे मुख्यमंत्री कार्यालय से भी कॉल किया जाएगा और अननोन नंबर से भी कॉल किया जाएगा। अगर उसकी चेकिंग भी की जाएगी, अगर वो कॉल नहीं उठता है तो उस पहली बार में उनको इसका कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, दूसरी बार उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आपको बता दूं जो से अभी हाल फिलहाल क्योंकि विपक्ष लगातार हलमला रहा है अपराध को लेके, उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ने को लेके, तो उस पे अंकुश लगाने के लिए सीएम योगी ने कदम उठाया है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि चाहे डीएम हो, चाहे कप्तान हो, चाहे कमिश्नर हो, अपने सीओजी नंबर्स उठाएंगे और जो फरियादी हैं उनकी फरियाद सुनी जाएगी। साथ ही साथ एडीजी लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी एक लिस्ट मांगी गई है, जो संलिप्तता में लिप्त रहे हैं अधिकारी, चाहे वो करप्शन में हो चाहे वो आपराधिक में हो, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। जी चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
कांग्रेस ने मिशन 22 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 5 दिन के दौरे में तैयारियों को धार दिया गया। 17 अक्टूबर से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी, तो वहीं हफ्ते में 5 दिन प्रियंका गांधी ने यूपी में रहने का ही फैसला किया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस भी दमखम के साथ मैदान में है, जिसकी कमान खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी है। वहीं दूसरी ओर अब हर हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक वो लखनऊ या यूपी में ही रहेंगी। सिर्फ शनिवार और रविवार को दिल्ली जाएंगी। वहीं संगठन को मजबूत करने के साथ आगामी चुनाव को लेकर लगातार तैयारी भी चलती रहेगी। फिलहाल आगामी कई कार्यक्रम तय भी हो गए हैं। 10 अक्टूबर को वाराणसी में कांग्रेस की बड़ी रैली होगी। 17 अक्टूबर से 4 बसों से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। हर 2 जोन पर प्रियंका गांधी की एक रैली होगी। नवंबर के अंत में लखनऊ में मेगा रैली की जाएगी। दरअसल कांग्रेस की नवगठित स्क्रीनिंग कमेटी की गुरुवार को पहली बार बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रमों को लेकर मंथन के बाद रणनीति भी बनी। आपको बता दें, स्क्रीनिंग कमेटी में 6 नेता शामिल हैं। जितेंद्र सिंह चेयरमैन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सदस्य, वर्षा गायकवाड़ सदस्य, प्रियंका गांधी सदस्य, अजय कुमार लल्लू सदस्य, आराधना मिश्रा सदस्य। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ मिलकर के योगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और आने वाले समय में इस योगी सरकार को आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अब एक नजर प्रियंका के यूपी दौरे पर। इस साल कब प्रियंका गांधी यूपी आईं? 10 फरवरी सहारनपुर में किसान पंचायत में शामिल हुई। 11 फरवरी प्रयागराज में संगम में लगाई डुबकी। 16 जुलाई लखनऊ का 3 दिवसीय दौरा, लखीमपुर रायबरेली भी गईं। 10 सितंबर लखनऊ का 3 दिवसीय दौरा। 27 सितंबर लखनऊ का 5 दिवसीय दौरा। वहीं कांग्रेस को लेकर उसके विपक्षी निशाना साध रहे हैं और यूपी में कांग्रेस के किसी जनाधार से इनकार कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में जिस पॉलिटिकल मंसूबे के साथ आ रही हैं, उनके लिए लखनऊ अभी दूर है। वो दिल्ली से पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश बार बार आती हैं और इस अपेक्षा के साथ कि वो कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा कर सकती है, यह मंसूबा उनका भी साकार नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी उनकी इमेज एक पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर है और वो अगर चुनाव में यहाँ मकान बना करके कोशिश भी कर लें तो भी दिल्ली का मुंह उनका छूट नहीं रहा। वो पॉलिटिकल टूरिस्ट थी, पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं और पॉलिटिकल टूरिस्ट ही रहेंगी। फिलहाल यूपी के 5 दिन के दौरे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने ताबड़तोड़ बैठकें की और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। देखना होगा 22 का चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा या कांग्रेस अपने पुराने प्रदर्शन पर ही रह जाएगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए लखनऊ से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां महंत मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। 3 सेवादारों को पुलिस लाइन में बुलाया गया है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए सेवादारों को बुलाया है। तो महंत मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। इससे पहले आनंद गिरी से सीबीआई ने पूछताछ की, 8 घंटे लगभग पूछताछ की थी और अब 3 सेवादारों को पुलिस लाइन बुलाया गया है। यहां पर सीबीआई पूछताछ करेगी सेवादारों से भी। तो लगातार क्योंकि जांच जारी है तो पूछताछ का सिलसिला भी जारी है, ये स्वाभाविक है। इसके अलावा भी एक व्यापारी से इससे पहले बातचीत की गई थी, पूछताछ हुई थी, जिससे मोबाइल फोन खरीदा गया था। तो लगातार पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। आलोक मालवीय प्रयागराज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मालवीय, क्या जानकारी मिल रही है? सीबीआई की जो ये जांच है ये कहां तक पहुंची है और किन किन लोगों से पूछताछ अभी बाकी है? देखिए, अभी सूत्र बता रहे हैं कि जो नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर हैं उनके सुसाइड नोट पर, वो उन्हीं के हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसा सूत्रों का कहना है। लेकिन सीबीआई अपनी जांच पे तेजी पकड़ी हुई है। आज 3 सेवादारों से लगातार 2 घंटे से पूछताछ चल रही है और उनसे पता लगाया जा रहा है कि किस समय नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, उस समय वो कहां थे और किस तरह से
वह देख रहे हैं इस मौत को। इसके साथ ही आनंद गिरी और 3 सहयोगी जो और हैं उनको भी लेकर वह बातचीत कर रही है। यही नहीं, जो सेवादार है, सेवादारों को आनंद गिरी और इसके साथ ही 2 सहयोगियों के साथ बैठालकर बातचीत की जाएगी। इसके साथ जो जांच है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो सूत्रों की खबर है उसके अनुसार नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर उन्हीं के थे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। देखना यह होगा कि ये जो जानकारी आ रही है छन के, ये सही है कि गलत है। अगर सुसाइड नोट में उन्हीं के साइन है तो यह काफी बड़ी बात होगी और इसको लेकर अब जांच में और तेजी आएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आलोक। तो गोंडा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पति ने ही अपने परिवार को मार डाला, पत्नी समेत 2 बेटियों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति से पुलिस पूछताछ कर रही है। खरगूपुर क्षेत्र के देवरिया कला गांव का यह मामला बताया जा रहा है। पति ने ही अपने परिवार को मार डाला, पत्नी समेत 2 बेटियों को मौत के घाट उतारा है उसने। लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया, इस व्यक्ति ने अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है। इसकी मंशा क्या थी, पत्नी समेत 2 बेटियों को मौत के घाट उतारा है। पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है। गोंडा का ये मामला है और यहाँ पर पुलिस घर पर मौजूद है। हर चीज देखा जा रहा है, जांच की जा रही है और धीरे धीरे मामले का खुलासा होगा। हालांकि परिवार वाले दुखी हैं। थाना खरगूपुर अंतर्गत जनपद गोंडा में देवरिया कला गांव है। यहां पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला एवं उसकी 2 बच्चियों के शव मिले हैं। तत्काल मौके पर पहुंच के फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड इत्यादि के साथ में पूरे मौके की छानबीन की गई है एवं अभी तक की जो छानबीन से प्रथम दृष्टिया ये पारिवारिक विवाद जो है इसमें परिलक्षित हो रहा है। इसमें जो महिला है उसके पति एवं उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रहे हैं। पारिवारिक विवाद पे ही ये मामला लग रहा है और अन्य भी जो इसमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और अभी जो अन्य जो अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं उन सबको जोड़ के जल्दी ही इस घटना का खुलासा किया जाए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां खेत मालिक ने मासूम को तालिबानी सजा दे दी है। बच्चे के हाथ पैर बांधकर, आपको बता दें कि मुंह में कपड़ा भर दिया। परिजनों को मासूम खंबे से बंधा पड़ा मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। नगला सिंघी थाना क्षेत्र के कुर्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक तालिबानी सजा दी गई है मासूम से बच्चे को। एक खेत के मालिक ने, परिजनों ने जब देखा अपने बच्चे को पेड़ से बंधा मिला वो और मुंह में कपड़ा ठूस कर इस खेत के मालिक ने उसे पीटा है पेड़ से बांधकर। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।